ये बोर्ड्स नहीं आसान, ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हेलो माय मास्टर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस आग के दरिया में अच्छे से डुबकी लगा रहे होगे और अपनी ज़ोरदार तैयारी कर रहे होगे ताकि उस डुबकी में डूबे नहीं, तैरकर बाहर आ जाए। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो कि अक्सर अक्सर हर स्टूडेंट से उसी पॉइंट पर गड़बड़ी हो ही जाती है, चाहे वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दे, चाहे वो अनजाने में गड़बड़ी कर दे। तो हम लोग इसी पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि जो भी चैप्टर्स हैं हमारे, सारे चैप्टर्स में से कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स ज़रूर होते हैं जहाँ पे हमारा दिमाग जो है काम नहीं करता या काम करते हुए भी काम नहीं करता, जल्दीबाजी में मिस हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग शुरुआत करते हैं फंडामेंटल्स चैप्टर की। फंडामेंटल्स चैप्टर में देखिए हम लोगों से अक्सर क्या गलतियां हो जाती हैं। फंडामेंटल चैप्टर्स में जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो उसमें डेट हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें ध्यान रखना है कि डेट हमेशा कौन सी होनी चाहिए। डेट हमेशा 1 अप्रैल की होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला रूल ही यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। और अगर ये डेट 31 मार्च दिया है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। 31 मार्च का अगर डेट है तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 अप्रैल यानी ओपनिंग कैपिटल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और शायद आपको ये पता होगा कि कैसे करते हैं, है कि नहीं। एंड जब बात करते हैं फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखिए क्या गड़बड़ी होती है। एकदम ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान आपका चाहिए हमें, क्योंकि यही ध्यान आपको कल होने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। कल है ना 23 मार्च और आपके अकाउंट्स के लिए एक बड़ा दिन, तो उसकी तैयारी के लिए हम आपके साथ हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय हम लोग क्या रूल अप्लाई करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय हम लोग बहुत सारे रूल अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमें डेट ऑफ ड्राइंग चाहिए होता है, जैसे कि हमें पर एनम चाहिए होता है। यस, यहीं पर मिस्टेक हो जाता है, आप अक्सर ध्यान नहीं दोगे। और ये 12th का जो गेम है ना, ये पूरी तरीके से माइंड गेम है। जैसे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स में क्या होता है, पेपर कई बार हार्ड होता है, पर हार्ड से ज़्यादा माइंड गेम होता है, ट्रिक होता है जहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे P.A का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। इंटरेस्ट रेट के साथ साथ, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, तो P.A का बहुत बड़ा रोल होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। शायद आपको ये बात पता होगा, आपने पढ़ाई की है, आपने तैयारी की है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे। बट फिर भी इन बातों का ध्यान रखना, जब भी ये पॉइंट शुरू हो जाएं तो आपको ये बातें तुरंत दिमाग में ले आनी है। P.A का क्या रोल है कि इफ़ P.A इज मैंशनड इन योर इंटरेस्ट रेट, तब आप डेट ऑफ ड्राइंग देखेंगे। बट अगर P.A नहीं दिया है, इफ़ P.A इज़ नॉट गिवन देन डेट डजेंट मैटर्स, है ना। तब हम क्या करते हैं, पूरे 12 मंथ्स का IOD क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। पूरे 12 मंथ्स का IOD चार्ज करते हैं। बोलिए, ये बात आपको पता थी? हाँ, पता होगी, आपने अच्छे से तैयारी की है तो ज़रूर पता होगी, नहीं है तो उसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या ध्यान देना है हम लोगों को, P.A होना ज़रूरी है। P.A होगा तो डेट ऑफ ड्राइंग मैटर करता है, और अगर P.A नहीं होगा तो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं मैटर करता है। तो फिर पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है। एंड IOD में ही दूसरा पॉइंट जहाँ पे अक्सर बच्चों से मिस्टेक हो जाया करता है, वो होता है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, शायद आपको ये बात पता होगी कि फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग, है ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग में अक्सर ये गड़बड़ी हो जाया करती है हम लोगों से कि बच्चे क्या करते हैं, 5000 पर मंथ दिया होता है तो वो चुपचाप 5000 लेकर के अपना इंटरेस्ट रेट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करते हैं, 6.5 और 7.5 जो भी लगना है यहाँ पे, है ना। लेकिन यही यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टोटल ड्राइंग अगर 5000 पर मंथ है तो इंटू 12 करना पड़ेगा। और अगर पर क्वार्टर है तो आपको इंटू 4 करना ही है, भूलना नहीं है। ये भूल जाते हो आप, है कि नहीं, बताओ, सच कह रहा हूँ ना। हाँ, ऐसा होता होगा आपके साथ ज़रूर से। तो आपको एवरेज मेथड में अलर्ट हो जाना है, बिल्कुल जर्मन शेफर्ड की तरह ठीक है।
चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमको ओपनिंग कैपिटल का ध्यान रखना है, डेट देखना है 1 अप्रैल की होनी चाहिए। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने क्या ध्यान रखा कि P.A का ध्यान रखना है। P.A नहीं है तो आपको पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा, और अगर P.A है तो फिर आपको डेट ऑफ ड्राइंग के अकॉर्डिंग चलना होगा। एंड नेक्स्ट, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्या ध्यान देना होता है कि टोटल ड्राइंग तो हम लिख देते हैं फॉर्मूले में, पर अक्सर ये हो जाया करता है कि हम लोग इंटू 12 या इंटू 4 करना भूल जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंटू 12 या इंटू 4 आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कमीशन पे। कमीशन में क्या होता है, कमीशन में आपको ये हम 100% श्योर है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि बिफोर और आफ्टर का 2 केस बनता है इसमें। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन और सच कमीशन और हिज कमीशन, एंड यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन, सच कमीशन, हिज कमीशन, हर कमीशन, ऑल कमीशन, ये सब होता है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ, तो आपको कन्फ्यूज़न होने लगता है कई बार क्वेश्चन में बिफोर और आफ्टर कई बार लिखा होता है। एक हमारे क्वेश्चन के अंदर आफ्टर भी लिखा हुआ मिल रहा होता है, बिफोर भी लिखा हुआ मिल रहा होता है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जो कमीशन टर्म है ना, कमीशन से जस्ट पीछे आना है और आपको चेक करना है कि बिफोर लिखा है या आफ्टर लिखा है। ठीक बात, कमीशन से पीछे आना है और आपको देखना है कि बिफोर लिखा है या आफ्टर लिखा है। अगर बिफोर लिखा है तो आपका वो बिफोर वाला केस है, अगर आफ्टर लिखा है तो आपका वो आफ्टर वाला केस है, राइट। हाँ, तो इतना आप ध्यान रख लोगे। और आपको शायद ये भी पता होगा ना कि बिफोर वाले में कैसे सॉल्व करते हैं और आफ्टर वाले में कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं पता है या मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो सुन लो, मेरा तो मन करता ही रहता है बताने का। तो देखो, अक्सर जो होता है कमीशन हम लोग नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं, और वो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। बिफोर वाला केस होता है तो जो भी रेट दिया होता है, कमीशन का रेट दिया होता है, वो रेट अपॉन 100 कर देते हैं। बट आफ्टर वाले में क्या करते हैं, देखो एक छोटू सा ट्रिक है यहाँ पे कि आफ्टर वाले में हम लोग रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हो ना, नहीं करते हो तो देख लो, ये आसान है, याद रखना है कि आफ्टर वाले केस में आपको रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना है। ठीक है, तो कमीशन में ये प्यारी सी बात आप याद रख लोगे, पक्का, प्रॉमिस करो, भूलना नहीं। और ये वीडियो रिपीट करके देख लेना कम से कम 2 या 3 बार, ताकि आपको रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। ये मेरा वादा है कि आप 2 से 3 बार देखोगे तो पक्का याद हो जाएगा, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। हम लोग सिर्फ उन पॉइंट से बात करेंगे जहाँ पे अक्सर गलतियाँ हो जाया करती हैं। और मान लीजिए कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट आपके गलती से मैच नहीं करता है, तो आप अपना पॉइंट खुद बनाओ। आप एक छोटी सी कॉपी बना लो, पतली सी, उसमें सारे आप मिस्टेक वाले पॉइंट्स को आप नोट करो। आप जहाँ जहाँ गलतियाँ कर रहे हो आप उसको नोट कर लो, और उसी को एक बार देख कर जाना कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, ताकि आप जब एग्ज़ाम में पेपर में बैठो तो आपको वो बातें याद रहेंगी। ठीक है, गलतियों पे वार करना है, कमियों को दूर करना है ना, तभी तो अच्छा मार्क्स आएगा। चलो, तो कमीशन की बातें याद हो गई कि बिफोर आफ्टर वाला केस बनता है, हमें कमीशन से जस्ट पहले बिफोर देखना है, कमीशन से जस्ट पहले आफ्टर देखना है। उसके अलावा और भी बिफोर आफ्टर होंगे तो उसको क्वेश्चन को हम लोग फिर मीनिंग निकालेंगे कि क्या कहना चाहता है वो वाला बिफोर और क्या कहना चाहता है वो वाला आफ्टर। ठीक है, हमारा ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में है हम लोग फंडामेंटल्स में। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है गारंटी। और पता ही है आपको कि पहला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट भी होता है और थोड़ा लेंदी भी है। गारंटी में देखो क्या गलतियां होती हैं। गारंटी में जब आप डेफिशिएंसी मेट करने की बात करते हो, याद है ना डेफिशिएंसी वर्ड। डेफिशिएंसी क्या होता है, वो अमाउंट जो गारंटीड अमाउंट से कम पड़ जाए, है ना, जितना हमने प्रॉमिस किया होता है उससे जितना कम पड़ जाता है उस अमाउंट को डेफिशिएंसी अमाउंट कहते हैं। तो डेफिशिएंसी, मान लीजिए लेट सपोज कि 2 लोगों ने मिल के एक को गारंटी दिया है ना, फॉर्म टू पार्टनर। ये शायद आपको पता होगा, फॉर्म टू पार्टनर। फॉर्म ये हो गए और ये अकेला पार्टनर हो गया। अंगू मंगू चंगू 3 हो गए। तो अंगू मंगू ने चंगू को गारंटी दे दी कि तुम्हारा प्रॉफिट जो है 100 रुपये से कम नहीं होगा, 100 रुपये से कम नहीं होगा। चंगू को गारंटी मिल गई। ठीक, अब इस 100 रुपये में जो भी रुपए कम पड़ेंगे वो कौन भरेगा, अंगू और मंगू भरेंगे, है कि नहीं। तो 100 रुपये, मान लीजिए इसका शेयर जब हमने निकाला तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया, 70 रुपीज़। तो ये 30 रुपीज़ क्या हो गया, 30 रुपीज़ कम पड़ने लगा, 30 रुपीज़ डेफिशिएंसी हो गई। अब ये कौन भरेगा, अंगू और मंगू। तो कई बार क्वेश्चन
कई बार क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशियो दी होती है ना, डेफिशिएंसी रेशियो दी होती है। ये देखिए, ये आपसे कन्फ्यूज़न होता है, आप अपने दिमाग में इस बात को क्लियर रखना कि डेफिशिएंसी रेशियो हम खोजेंगे अलग से, हमें देखना है क्वेश्चन में कि डेफिशिएंसी रेशियो दिया है या नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया है, इफ़ डेफिशिएंसी रेशियो इज़ नॉट गिवन देन PSR इज़ कंसिडर्ड एज डेफिशिएंसी रेशियो। पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, सर डेफिशिएंसी रेशियो नहीं दिया है, इक्वल मान लेंगे। अरे दत्त, इक्वल कैसे मान लेंगे? इक्वल सिर्फ हम उसी सिचुएशन में मान सकते हैं जब PSR क्या हो, नॉट गिवन हो। ठीक है, सुध बुध नहीं खोइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। सूद बूद बिल्कुल भी नहीं खोना है और पूरे सूझबूझ के साथ काम करना है। ठीक है, पता है आपको कि एग्ज़ाम में असली विनर कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा तैयारी करके गया होता है ना, वो नहीं होता। जो उस 3 घंटे में कमाल करता है ना, वही असली विनर होता है। शायद आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो देख लेना। तो इतना बात हो गया हम लोगों का फंडामेंटल चैप्टर से। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2, चेंज इन PSR में। ठीक है, चेंज इन PSR में जो अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं वो क्या होती हैं? तो देखिए, चेंज इन PSR चैप्टर तो बहुत बड़ा नहीं है, उसमें हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आता है और गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट हम लोग को आ जाता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितने मेथड है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है और कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो जो सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करता है वो यही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें क्या होता है कि हर साल हमें अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया रहता है और उसमें किसी ईयर में लॉस दिया रहता है, और आप लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में उस लॉस का ध्यान नहीं देते और सारे अमाउंट, सारे फिगर्स को आप ऐड करते चले जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो लॉस है, मे बी वो निगेटिव साइन के साथ दिया हो, मे बी वो ब्रैकेट में लिखा हो, मे बी बगल में लॉस लिखा हो LOSS। तो आपको इस बात का पूरी तरीके से ध्यान देना है कि लॉस को क्या करना है, हम लोगों को लॉस को माइनस करना है एवरेज निकालते वक्त। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और उसके अलावा एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट करते समय क्या ध्यान देना होता है? एडजस्टमेंट करते समय तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इसी में हम लोगों को मिलता है एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। सुना होगा ना ये शब्द, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब आप एडजस्टमेंट करते हो तो जो भी क्वेश्चन में डेट लिखा होता है, उस डेट को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो ईयर देखते हैं और तुरंत उसी ईयर के प्रॉफिट में वो ऐड लेस करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपके DK गोयल का ही क्वेश्चन है कि कंप्यूटर खरीदा गया था 1 जून 2017 को, और उसको गलती से कंप्यूटर यानी कि एसेट्स ना मानकर उसको कोई एक्सपेंस मान लिया गया था उस क्वेश्चन में। तो बताइए इस गलती को आप कैसे सुधारेंगे और इस गलती का आपके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, बताइए। तो आपने अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होगी। हम लोग जब किसी कंप्यूटर को एसेट्स ना मान करके, अगर हमने किसी भी आइटम को एसेट्स ना मान करके एक्सपेंस मान लिया, तो उस साल का प्रॉफिट घट जाएगा, है कि नहीं? अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है ना। तो चलिए अब देखिए मैटर क्या है यहाँ पे कि 1 जून को वो खरीदा गया था कंप्यूटर और ईयर था 2017। तो आप क्या करोगे पता है? आई एम डैम श्योर कि आप यही काम करोगे कि आप तुरंत चले जाओगे 2017 के प्रॉफिट में और उसमें से जा करके उसको ऐड या लेस जो भी करना है आप कर दोगे एडजस्टमेंट। पर यही हो जाएगी गलती, क्योंकि उस 1 जून को आपने इग्नोर कर दिया जो उसके बगल में लिखा था। आप खुद बताइए, ज़रा सोच कर बताइए कि 2017 देखा तो 31 मार्च 2017 पे आपने उसको कर दिया। उस साल की शुरुआत कब हुई होगी? 1 अप्रैल 2016 को हुई होगी। क्या ये 1 जून 2017 इस 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में पड़ेगा? नो, नेवर, कभी नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये 1 जून 2017 जो हम लोगों का है वो कब पड़ेगा? वो आफ्टर अप्रैल 2017 पड़ेगा, है ना। अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के बाद जून आएगा ना। तो बताइए कि अगर इस जून 2017 को कुछ हो रहा है तो इस बात का असर किस साल के प्रॉफिट पे पड़ेगा, बताइए। तो इस बात का असर 31 मार्च 2018 के प्रॉफिट पे पड़ेगा, ना कि 2017 के प्रॉफिट पे। यही आपसे गलती होगी, देख लेना। अगर ध्यान नहीं दिया
तो पछताओगे ही पछताओगे। पर हो सकता है कि आपसे ये गलती ना हो रही होगी, आपकी कोई और गलती होगी। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि आप अपने गलतियों का पॉइंट आउट कर लो और उसको एक अलग कॉपी में नोट कर लो कि मुझसे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये गलती हो रही है और ये नहीं होना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग से एक मिस्टेक ये हो सकती है, जो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय लॉस को भूल गए, उसको भी एज अ प्रॉफिट ट्रीट कर डाले, तो हो गई गलती। और दूसरा कि एडजस्टमेंट करते समय हमें डेट का बहुत ही ध्यान रखना है कि डेट जो दिया है, जो ईयर दिया हुआ है, वो ईयर से काम नहीं बनेगा, उसके साथ साथ आपको उस डेट का भी ध्यान रखना है कि किस डेट पे कोई भी एक्टिविटी हुई है। ठीक है, और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि उस बात का असर किस ईयर के प्रॉफिट पे पड़ने वाला है, तो फिर वहाँ जाकर एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के चेंज इन PSR से। हम लोग चल रहे हैं एडमिशन की ओर। एडमिशन में आपसे क्या गलती हो सकती है? देखिए, एडमिशन चैप्टर तो बहुत बड़ा है भाई, एडमिशन चैप्टर तो इतना बड़ा है कि अब क्या ही बोला जाए, उसको डिस्कस करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन इसमें जो अक्सर गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, वो ये होती हैं कि जब लास्ट में बैलेंस शीट बनता है तो आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करता है। वो कारण क्या होता है? वो कारण अक्सर होता है कैश का बैलेंस, है ना। क्योंकि कैश बैलेंस में हम लोग वो बात भूल जाते हैं कि न्यू पार्टनर आता है और कैपिटल गुडविल लाता है ना। सही कह रहा हूँ ना, नया पार्टनर आता है, कैपिटल गुडविल लाता है। ये तो माला की तरह जपा जाता है एडमिशन चैप्टर में। तो कैपिटल भी लाएगा तो किस फॉर्म में लाएगा? कैश। या गुडविल भी लाएगा तो किस फॉर्म में लाएगा? कैश। हाँ, वो अलग बात है, गुडविल के कई केसेस होते हैं इसमें, लेकिन आप अपना ये पूरा अलर्ट रहोगे इस बात को लेकर के कि कैश बैलेंस में हमारा ज़रूर कुछ ना कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होता है। तो एडमिशन चैप्टर में बैलेंस शीट के अंदर आपसे गलती होती है। एडमिशन चैप्टर में फिर एक कैपिटल में आपसे एक गलती हो सकती है कि आप जो बैलेंसेस है उसमें कभी कभी आप न्यू पार्टनर को भूल जाते हो, आप वही पुराने पार्टनर का बैलेंस जल्दीबाजी में लिख देते हो। पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैलेंस CD होता है, पार्टनर्स कैपिटल आप बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में जो आंसर आपका बैलेंस CD होता है, वो बैलेंस CD वाला आंसर आपका कैपिटल बैलेंस होता है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन देखिए अब इसको बड़ी बनाते हैं। कैसे? कि जब आप एडजस्टमेंट करते हो, है ना, याद होगा ना कि एडजस्टमेंट भी आता है हमारे एडमिशन में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नाम का एक टॉपिक आता है। उसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं, एक में हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है और एक में हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं गिवन होता है। हाँ, तो उसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि जब आप एडजस्टमेंट करते हो पार्टनर्स कैपिटल में, तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाता है ना आपका पार्टनर्स कैपिटल। तो एक बार जब आप पहली बार बैलेंस CD तक पहुँचते हो तो वहाँ पे आपका काम फिनिश नहीं हुआ होता है, वो आपका असली कैपिटल नहीं है। आपका असली कैपिटल क्या है? वो बैलेंस CD जब आप ट्रांसफ़र करके बैलेंस BD करते हो, फिर जब आप एडजस्टमेंट वाला प्रोसेस करते हो तो उससे किसी पार्टनर को और पैसा लाना पड़ता है, किसी पार्टनर को ले जाना पड़ता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ कैश होता है। तो वहाँ पर जो कैश लाया गया या कैश ले जाया गया किसी पार्टनर द्वारा, उसका भी असर मेरे कैश पे पड़ता है, उसका भी असर जो है मेरे कैश बैलेंस पे पड़ता है। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। एंड फिर आप बताइए कि कैपिटल कौन सा लिखेंगे? आप इस फर्स्ट वाले बैलेंस CD को लिखेंगे, फर्स्ट वाले बैलेंस CD को आप अपना कैपिटल बनाएंगे या सेकंड वाले को बनाएंगे? बताइए। तो जब एडजस्टमेंट वाला केस हो रहा होगा तो आपको सेकंड वाला बैलेंस CD, यानी ये जो दूसरा वाला बैलेंस CD होता है, ये आपका कैपिटल बैलेंस बनता है। हाँ कि ना? सही बोल रहा हूँ? आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एडमिशन चैप्टर में अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं कि एडजस्टमेंट तो हम कर लेते हैं, पर अपना कैपिटल लिखते वक्त हम पुराना वाला बैलेंस CD ही जल्दीबाजी में लिख देते हैं। पर हमें हमेशा सेकंड वाला बैलेंस CD लिखना होता है, जो एडजस्टमेंट करने के बाद आता है। और एडजस्टमेंट करते समय हमें कभी कभी कैश के मदद से एडजस्टमेंट करना होता है, एडजस्टमेंट थ्रू कैश करना होता है, और कभी कभी हमें एडजस्टमेंट थ्रू करेंट अकाउंट करना होता है। और वो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको जो एडजस्टमेंट करने हैं वो कैश से करना है, पैसा लाना ले जाना है, या करेंट अकाउंट से आपको वो काम करनी है ना। तो अगर कैश से किया तो कैश में इंक्रीज या डिक्रीज कर लेंगे, और अगर करेंट अकाउंट से किया, है ना, करेंट अकाउंट से भी कभी कभी बैलेंस करने को बोल देता है,
अगर करंट अकाउंट से बैलेंस किया तो फिर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हमें अगर किसी पार्टनर द्वारा पैसा लाया जाता है तो उसका बाई साइड यानी क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट लिखते हैं। लेट सपोज कि एक्स ने लाया पैसा, जेड ने लाया पैसा, तो एक्स के करंट अकाउंट से पैसा आएगा और जेड के करंट अकाउंट से। एंड अगर किसी ने ले गया है, किसी ने विड्रॉ किया है, तो उसके भी करंट अकाउंट से ही पैसा विड्रॉ होगा। तो लेट सपोज अगेन कि वाई ने विड्रॉ किया है तो वाई का नाम डेबिट में आया करंट अकाउंट में और एक्स और जेड का नाम क्रेडिट में आया। तो हम लोग ये भूल जाया करते हैं कि इस करंट अकाउंट बैलेंस को भी हमें यहाँ नोट करना होता है। देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है ना, तो आपको बैलेंस शीट में कैश का ध्यान रखना है। बैलेंस शीट में ये करंट अकाउंट से अगर बैलेंसिंग हुई है या एडजस्टमेंट हुआ है तो उस बैलेंस को भी आपको शो करना है। क्रेडिट वाले को आपको एसेट्स में लिखना है और डेबिट वाले बैलेंस को लायबिलिटीज़ में लिखनी है। अब ये पूछोगे कि क्यों, तो ये बड़ा लंबा बात है। आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, अब आपका एग्ज़ाम एकदम आपके सिर पर है, तो अब इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट अभी तो रहने ही दो। अभी बस इतना याद रख लो कि ये गलती ना करना, ठीक है। हम लोग उन्हीं पॉइंट से बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों से अक्सर गलतियाँ हो जाया करती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। तो अब आते हैं रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में हम लोगों से क्या गलतियाँ होती हैं? सेम रिटायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं होती है, पर होती है तो कहाँ होती है? बैलेंस शीट में। हम लोग का बैलेंस शीट मैच नहीं करता है। क्यों नहीं मैच करता है? क्योंकि पहली चीज़ कि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा होता है उसका तो हिसाब ख़त्म हो चुका है, और लेकिन उसका हिसाब ख़त्म होने के बावजूद भी वो हमारे सिर पर भार बन के बैठा होता है। भार यानी कि लायबिलिटी बनकर बैठा होता है। कैसे? जब उसका पैसा लोन में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है ना, तो उसका नेम कैपिटल से तो कट जाता है। मान लीजिए कि जेड इज़ रिटायरिंग पार्टनर, तो कैपिटल्स में से तो उसका नाम हट चुका होता है, पर वो एज अ लोन सिर पे बैठ जाता है कि नहीं? तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप कैपिटल बैलेंसेस तो लिखते हो एक्स और वाई का नाम, और जेड को बिल्कुल से भूल जाते हो। अरे भाई रिटायर हुआ है तो उसका पैसा हमारे सिर पे लोन बना है, और लोन बना है तो लायबिलिटी में नोट भी होगा, आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, वो अलग बात है कि कई बार वो अपना कैश ले लेता है या फिर कोई एसेट्स ले लेता है, तो वो बात भी है, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसका जो लोन अमाउंट है वो आपको शो करना पड़ता है लायबिलिटी साइड में, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहली गलती समझ में आ गई कि रिटायरमेंट में हम लोगों को उस रिटायरिंग पार्टनर का ध्यान रखना है कि वो जाते जाते भी हमारे सिर पे भार बन ही जाता है जब वो लोन के रूप में हम लोग पूरा उसका पैसा ले लेते हैं। एंड दूसरी चीज़ अगेन इन एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट एडमिशन में भी है, एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में भी है ना? तो इसमें भी वही बात कहेंगे कि बैलेंस सीडी आपको कौन सा लेना है? सेकंड वाला बैलेंस सीडी लेना है, फर्स्ट वाला नहीं लेना है। जो दूसरी बार आप बैलेंसिंग करते हो, जो न्यू बैलेंस आता है वो आपको यहाँ कैपिटल्स में मेंशन करना होता है। एंड सेम फिर वही बात जो एडमिशन में कही गई थी कि अगर कैश की मदद से ये लास्ट एडजस्टमेंट हुआ, इफ़ एडजस्टमेंट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट इज़ डन थ्रू कैश, देन आपको ध्यान रखना होगा कि एसेट्स में जो कैश का बैलेंस है वो या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज होगा। जो भी पुराना बैलेंस है उसमें कुछ नया ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। अगर किसी पार्टनर ने पैसे लाए हैं एडजस्टमेंट की वजह से तो कैश में ऐड होगा, अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है एडजस्टमेंट की वजह से तो लेस होगा, ये ध्यान रखना है। और अगर एडजस्टमेंट आपका थ्रू करेंट अकाउंट होता है, अगर एडजस्टमेंट आपका थ्रू करेंट अकाउंट होता है तो फिर सेम बात कि अगर करेंट अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है तो आपको उसको एसेट साइड नोट करना होगा उस पार्टनर के नेम से, ठीक है? उस पार्टनर के नेम से आपको नोट करना है, एक्स या जेड के नेम से, तो एक्स करेंट अकाउंट या जेड करेंट अकाउंट से आपको नोट करना है, ठीक है? ध्यान रखेंगे ना इतनी बात का? प्रॉमिस करिए। तो जानते हैं मेरे से जो प्रॉमिस करता है और वो प्रॉमिस नहीं निभाता है ना, तो उसको भगवान जी पाप देते हैं, पाप। और गंगा जी में नहाने से भी नहीं धुलता। तो मेरे से क्या प्रॉमिस तोड़ने की कोशिश मत करिएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है? एडजस्टमेंट थ्रू कैश हो गया, एडजस्टमेंट थ्रू
करंट अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट में फिर वही बात रिपीट हो गई कि एसेट्स में भी लिखना पड़ सकता है, लाइबिलिटीज़ में भी लिखना पड़ सकता है, जिधर भी मेरा बैलेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। क्रेडिट वाले को एसेट्स में ले जाते हैं, डेबिट वाले को लाइबिलिटीज़ में ले जाते हैं। ठीक, तो ये हो गई एडमिशन की भी बात खत्म, रिटायरमेंट की भी बात खत्म। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेथ पे। डेथ क्या है? मौत हो गई। मौत, मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देगा पार्टनर, है ना। नहीं दोगे पैसे तो आत्मा बन के भटकेगा। तो चलो ध्यान दे लेते हैं कि डेथ के सिचुएशन में हमसे अक्सर क्या गलतियां हो जाती हैं। देखिए, एक मेरा बना बनाया पका पकाया एक छोटा सा ट्रिक है जो मैंने पीछे तो नहीं बताया, पर लास्ट में आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। वो ट्रिक शायद आपके ये दिमाग में बैठ जाए अभी 2 मिनट के अंदर। हम लोगों का ना एक रामबाण शॉर्टकट है जिसको हम लोग बोलते हैं BGRD। ठीक है, BGRD क्या चीज़ है? ये BGR जो है ये आपके चेंज इन PSR में भी होता है, हेल्प करता है, और आपके एडमिशन में भी हेल्प करता है, रिटायरमेंट में भी हेल्प करता है, और डेथ में भी हेल्प करता है। व्हाट इज़ दिस BGR? तो BGR इज़ B फॉर बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स जिनको हम सबसे पहले फोकस करते हैं बैलेंस शीट देखते ही। G फॉर हम लोग का गुडविल, और वो कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड वाला गुडविल। बैलेंस शीट में भी एक गुडविल होती है ना, पर वो गुडविल परचेज्ड होती है। हम लोग अभी बात करें सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग देखते हैं गेनिंग पार्टनर, डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसकी एंट्री करनी होती है। एंड R फॉर रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम ध्यान में रखते हैं कि वो भी पार्टनर्स को देना है। एंड लास्टली ये जो D है, अभी फिलहाल डेथ चैप्टर में ये D है, ये एडमिशन चैप्टर में A हो जाया करता है, हम लोगों के एब्रीविएशन में BGRA हो जाया करता है, रिटायरमेंट में BGRR हो जाया करता है, एंड डेथ में BGRD हो गया है। तो ये लास्ट वाला जो लेटर है ये बदलता है, BGR कॉमन है सारे चैप्टर्स में। तो फिलहाल अभी हम लोग डेथ की बात कर रहे हैं। आपसे मिस क्या होगा? ये डेथ में हम लोग को याद रखना है कि जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बारे में हम लोगों को पुराने पुराने ख्याल आने लगते हैं, है ना। कितने अच्छे आदमी थे, अरे वाह क्या कमाते थे, मस्त गाते थे, है ना, बहुत कुछ याद आने लगता है। उसी तरीके से पार्टनरशिप में भी जब किसी पार्टनर की मौत हो जाती है तो उसके पुराने दिन हम याद करते हैं कि फंडामेंटल्स चैप्टर में जाना होता है कि उनको क्या क्या मिला करता था जब वो जीवित थे, जब वो एडमिशन लिए थे एज अ पार्टनर इन द बिजनेस। तो जब कोई पार्टनर मरता है तो पुराना चिट्ठा खुलता है, पुराना चिट्ठा यानी फंडामेंटल्स, और उसमें हम लोग जाकर झांकते हैं कि इनको क्या क्या मिलता था। ठीक, तो वहाँ पर भी एक मेरा छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है। वहाँ पर हम लोग माला जपते हैं RISC की, रिस्क की माला। देखिए कहाँ की बात हो रही है? फंडामेंटल्स की बात हो रही है। फंडामेंटल्स में हम लोग RISC रिस्क की माला जपते हैं, और डेथ में हम लोग और बाकी सारे चैप्टर्स में BGRD करते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फंडामेंटल्स में आते हैं, और हमें क्या ध्यान देना है कि जो पार्टनर मर गया, डाइट पार्टनर का IOC मिलता था कि नहीं उसे, सैलरी मिलती थी कि नहीं उसे, कमीशन मिलता था कि नहीं उसे, मिलता था तो वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, और कब तक का देंगे? अप टू डेट ऑफ डेथ। अप टू डेट ऑफ डेथ, जब तक वो जिंदा था तब तक का ही देंगे, ये नहीं कि पूरे साल का दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि पार्टनर है वो 1 अप्रैल, हम लोग का ये जो ईयर है, हम लोग का जो पैरामीटर है ये रहा 1 अप्रैल से 31 मार्च, और उसकी मृत्यु बेचारे 15 अगस्त को हो गई। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आज़ाद हो गया, परमानेंटली आज़ाद हो गया वो। तो ऐसे में हम लोग कोई भी चीज़ उसे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन, या अगर हम लोग उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो वो अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी कि फ्रॉम 1 अप्रैल टू 15 अगस्त, है ना। ये बात आपको याद होगी। तो ठीक है, यहाँ पर यही सब मिस्टेक होता है, जो अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं यही मिस्टेक आपसे होगा। पहला कि आप भूल जाओगे, आप BGR तो फॉलो कर लोगे, पर डेथ डाइड पार्टनर के हिसाब में आप IOC भूल जाओगे, सैलरी कमीशन सब भूल जाओगे। नहीं भूलते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भूलते हो तो इस बात को अब याद कर लो, क्योंकि अब और मौका नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट चांस जिसमें आप इन सब बातों को याद करके अपना पेपर बेहतर से बेहतर कर सकते हो। ठीक है,
तो 15 अगस्त को मौत हो गई तो हम लोग कुछ भी देंगे तो कब तक का देंगे, अप टू डेट ऑफ डेथ तक का देंगे, है ना। अच्छा मान लीजिए कि अगर रैंडम डेट पे मौत हो जाती तो क्या होता, तब हम लोग का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये 12th नहीं आसान, ये बोर्ड नहीं आसान, ये आग का दरिया है, डूबने के लिए तैयार रहिएगा। पर हम आपको डूबने से बचाने के लिए ही आए हैं कि आप सावधान रहेंगे तो आप डूबेंगे नहीं, तैरकर एकदम ऊपर आ जाएंगे फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो रैंडम डेट में हम लोग को क्या करना होता है, फिर हम लोग को फिर डे वाइज चलना होता है। फिर हम देखेंगे कि कब से हमारा साल शुरू हुआ था। हम लोग का साल शुरू हुआ था अप्रैल में, तो अप्रैल में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़। फिर मई में 31 डेज़, फिर जून में 30, जुलाई में 31 एंड अगस्त में हम लोग को सिर्फ 14 लेना होगा अगर मौत 14 अगस्त को हुई है तो। और अगर मंथ के बिगिनिंग में हुई है तो आप मंथ वाइज चलेंगे, मंथ के मिडिल में हुई है तो आप मंथ वाइज चलेंगे, और मंथ एंड में हुई है तो भी आप मंथ वाइज चलेंगे। और बहुत मज़े की बात यह है कि डेथ चैप्टर में जो भी पार्टनर की मौत होती है, आपने डीके गोयल लगाया होगा तो भी आपने ये चीज़ देखा होगा कि जब भी पार्टनर की मौत होती है या तो वो साल या तो वो मंथ का फर्स्ट डे होता है, या तो मंथ का मिडिल होता है, या तो मंथ का एंड होता है ना। सही कह रहा हूँ ना, ज़रूर नोटिस किया होगा। चलिए अगर ये आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मंथ में काउंट करना थोड़ा ईजी हो जाता है, फिर हम लोग को लास्ट में डिवीज़न करना भी ईजी हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे ना। डेथ चैप्टर में BGRD में से डेथ का क्या ध्यान रखना है कि मरे हुए पार्टनर को पुरानी बातों के पन्नों का पलटना होगा, और IOC IOD सैलरी कमीशन हमें उसको देना होगा अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो, और वो भी कब तक का, अप टू डेट ऑफ डेथ का, ठीक। अब पार्ट ए वॉल्यूम 1 के हम लोग चलते हैं लास्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में देखिए क्या गलती होगी आपसे, डिसोल्यूशन में आपसे ज़्यादा गलतियां नहीं होंगी, हाँ, लेकिन अगर आपका भाग्य नहीं सौभाग्य रहा तो क्वेश्चन आएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को, और उस सौभाग्य होने पर भी आपसे एक दुर्भाग्यवश एक गलती हो जाएगी कि आप कर दोगे एक ऐसा मिस्टेक जिससे कि आपका मार्क्स हो जाएगा कट। वो मिस्टेक क्या होता है, वो मिस्टेक ये होता है कि आपके सामने जो बैलेंस शीट दिया रहता है, जिससे देख करके हम लोग पूरा ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, है ना। पहला स्टेप क्या करते हैं, सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र, फिर लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र, उसके बाद उसको एसेट्स को सोल्ड आउट करते हैं, लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ करते हैं, कभी कभी पार्टनर्स टेक ओवर कर लेते हैं, एंड देन रियलाइजेशन एक्सपेंस को ध्यान में रखते हैं, और फिर लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है ना। तो और आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखना शायद आपको पहले से पता होगा कि एसेट्स अगर बैलेंस शीट में देखा जाए तो एसेट्स किस साइड पे आता है, किस हैंड साइड पे आता है, तो ये हम लोग के RHS पे आता है, राइट हैंड साइड पे, और लाइबिलिटीज़ किस साइड पे आता है, LHS पे। तो बस आपको जिगजैग खेलना है, जिगजैग खेलना है, जिगजैग खेलना है। क्या, लाइबिलिटीज़ लेफ्ट से उठ के आ जाता है राइट पे, एसेट्स राइट से उठ के आ जाता है लेफ्ट पे, फिर जब आप एसेट्स को बेचते हो तो फिर वो राइट पे बिकता है, और लाइबिलिटीज़ को जब आप पेड ऑफ करते हो तो फिर वो लेफ्ट पे जा करके पेड ऑफ हो जाता है ना, जिगजैग जिगजैग। चलो गलती कहाँ पे होगी, आओ देखते हैं। गलती होगी आपके एसेट्स के अंदर मौजूद डेटर्स होता है, और डेटर्स में से लेस होता है प्रोविज़न, और आपको पता है ना, दिस प्रोविज़न इज ट्रीटेड एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, यानी कि उसको हमको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है, पर दैट इज़ नॉट आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जिसको कि हमें पे करना पड़े। तो आपको उसे यहाँ रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके लाना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को हमें ट्रांसफ़र करके रियलाइजेशन में लाना है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डाउटफुल डेट को लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को आपको लाना है उठाकर, हाँ, इसको पे नहीं करना है, इट इज़ नॉट पेड, क्योंकि ये कोई आउटसाइडर्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये गलती। और दूसरी कुछ गलतियाँ आपसे ये होंगी कि आप जो बैलेंस शीट के मैं 5 आइटम्स या जो आइटम्स की बात कर रहा था, उसमें से गुडविल जो है, गुडविल इज ट्रीटेड एज नॉर्मल एसेट्स, है ना, जिसको हम बेच सकते हैं। बाकी जो अदर आइटम्स होते हैं, PL का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, ये तो पहले की तरह ट्रीट होता है, पार्टनर्स कैपिटल पे इसका असर पड़ता है। लेकिन गुडविल का अब इस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, पार्टनर्स कैपिटल पे असर नहीं पड़ता है, इट इज़ ट्रीटेड एज नॉर्मल एसेट्स एंड इट कैन बी सोल्ड,
इसको आप बेच सकते हैं बहुत आसानी से। इसलिए रियलाइजेशन को देखिए, ये देखिए तीर चल रहा है, ये कहाँ जाएगा, एसेट्स की लिस्ट में रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। ओके, गुडविल को आपको ट्रांसफ़र करके लाना है। तो डिसोल्यूशन में ट्रांसफ़र करते समय ये गलतियाँ होती हैं। हालांकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी ये चीज़ दिखाया गया है और भी सैम्पल पेपर्स में भी प्रीवियस ईयर में भी ये चीज़ देखने को मिला है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को नहीं आ रहा है, आपको जर्नल बनाने को आएगा। और जर्नल बनाते समय आपको एक चीज़ अच्छी क्या होती है कि आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कंप्लीट करके देता है, आपके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करके देता है, बस आपको उसके आगे के स्टेप्स को फॉलो करना होता है ना। सही कह रहा हूँ? नहीं कह रहा हूँ तो एक बार देख लेना जाकर सैम्पल पेपर में कि आपको क्या करने को कह रहा है। जर्नल बनाना है जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्या आप इतनी बातें याद रखोगे? बोलो ना, बोलो। याद रखना, ज़रूर से याद रखना। मेहनत से वीडियो बना है ताकि आपकी मेहनत खराब ना जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको हेल्प कर रही हैं या हेल्प करेंगी, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास कोई और प्रॉब्लम है बुक्स में या अकाउंट्स में से ही, जिसमें से आप चाहते हो कि उस पर मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। और आपके कमेंट्स ही हैं जो हमारे लिए फीडबैक का काम करते हैं, और उसी फीडबैक से बूस्टअप होता है इंसान, तो जा कर के कुछ नया करने का इरादा बनता है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना, कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में अगर ये यूज़फुल लग रहा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर।